हेलो। देखिए बेटा, एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग जो सेकेंड प्रॉपर्टी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एटम वो है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा एलिमेंट का, जो अदर कैरेक्टर को डिसाइड करता है। एलिमेंट के बहुत से कैरेक्टर को बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो कौन से कैरेक्टर है जिनको आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिसाइड करेगा, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, अच्छे समझिए इसके ऑर्डर्स, ठीक है, इसके ट्रेंड, इसकी पीरियोडिसिटी, इसके अफेक्टिंग फैक्टर। तो बेटा आज का अपना टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान में बच्चे, दिस आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यस, आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा इसका जो शॉर्ट सिंबल है बेटा पूरी केमिस्ट्री में आईपी या आई आप यूज कर सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दो सिंबल आप यूज कर सकते हो। ओके बेटे, ठीक है, ध्यान दे रहे बच्चे। तो समझना बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल को चलो डिफाइन करते हैं, ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है। देखिए बेटा, आप कोई आइसोलेटेड एटम ले लीजिएगा। पहले मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान देना है आपको। जिस एटम का आप आईपी काउंट करना चाहते हो वो आइसोलेटेड चाहिए, फ्री स्टेट में चाहिए, किसी से बाइंडेड नहीं चाहिए, पहली बात। क्योंकि बेटा अपने यहां जितने भी एटम्स है नेचुरली ये बाइंडेड फॉर्म में है। केवल फ्री फॉर्म में बेटा नोबल गैस होता है, नोबल गैस पर आपको फ्री एटॉमिक फॉर्म में नेचर में मिलेगा। बट अदर एटम किसी ना किसी फॉर्म में दूसरे एटम के साथ बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं नेचर में। कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं होता बेटा, एक्सेप्ट नोबल गैस, इस बात का रखना। तो अगर कोई एटम बाइंडेड फॉर्म में है तो उसको पहले आपको आइसोलेटेड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप आईपी काउंट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल काउंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, डेफिनेशन देखना बेटा। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसा लिखेंगे बेटा। रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी देना किसको है बेटा? एटम को देना है हम लोगों को। भाई आपको मालूम है किसी भी एटम में, अभी मैं सेंटेंस कंप्लीट करूंगा समझ, किसी भी एटम में बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, ये सेल है, सेल में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब भी आप इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो हमेशा आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं बेटा। कहां से रिमूव होंगे? आउटर मोस्ट सेल से। फर्स्ट प्रियोरिटी, आप जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे आप, तो फर्स्ट प्रियोरिटी किससे देंगे आप? हमेशा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज होंगे। अब आउटर मोस्ट सेल में बेटा एसपीडीएफ सब सेल है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी सब सेल में एसपीडीएफ। अब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अब्बाउ रूल आपको बताएगा। ओके बेटा, याद रखिए। तो जहां एनर्जी ज्यादा होगी बेटा उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आपको हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, रिमूव करना है, किससे बेटा? एटम से। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां के रिमूव होंगे? वैलेंस सेल के। और वैलेंस सेल के किस सबसेल से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे? वैलेंस सेल के हाई एनर्जी सबसेल से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे। जैसे एसपीडीएफ में एफ की एनर्जी ज्यादा है, उससे कम एनर्जी डी की है, उससे कम एनर्जी पी की है। तो हाई एनर्जी जिस सबसेल की होगी वहां से, आउटर मोस्ट सेल के हाई एनर्जी सबसेल से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इस बात को फाइनल कर लो। आउटर मोस्ट सेल के हाई एनर्जी सबसेल से आपको इलेक्ट्रॉन फर्स्टली, सर्वप्रथम रिलीज करना है। तो बेटा देखो, इन ईच एटम, किसी भी एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स से बाइंडेड है। किससे बाइंडेड है? न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स से बाइंडेड है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो बेटा, तो आपको पहले इस एट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन एट्रैक्शन फोर्स है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हो, सब न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स के अंडर कंट्रोल में है। अगर आप किसी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हो, किसी भी सबसेल के, जनरली आप किस सबसेल के हमेशा पहले करोगे? जिस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स से लूजली बाइंड होगा। जो लूजली बाइंड होगा वो एनर्जी प्रोवाइड करने पर रैपिडली रिलीज होगा। भाई नहीं आया समझ में? तो बेटा अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो पहले आपको एट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और एट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको बेटा एटम को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही आयोनाइजेशन है बेटा। तो मैं इस डेफिनेशन को कुछ इस तरह से पहले बेटा कुछ इंट्रोडक्शन लिख देता हूं, ठीक है? रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले बेटा एक डेफिनेशन के पहले एक लाइन, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, और हमेशा कहां के बेटा? आउटर मोस्ट सेल के हाई एनर्जी सबसेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन बेटा इसकी डेफिनेशन है। और एक लाइन और लिख लेंगे आप, पॉइंट अलग अलग डाल के, फ्रॉम एटम ऑलवेज, फ्रॉम एटम ऑलवेज वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल हाई एनर्जी सबसेल, वैलेंस सेल हाई एनर्जी सबसेल ये प्राइमरी नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। फ्रॉम एटम ऑलवेज वैलेंस सेल हाई एनर्जी सबसेल इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली रिलीज या रिमूव। ये दो जनरल नॉलेज पॉइंट है बेटा। क्या? एक रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन, और बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां के रिमूव होंगे बेटा? वैलेंस सेल के हाई एनर्जी सबसेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इस बात को हमेशा याद रखें आप सब, क्योंकि जो हाई एनर्जी सबसेल होगा वो न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स से लूजली बाइंड होगा, और लूजली बाइंड वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एटम को जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो रैपिडली रिलीज होंगे। ओके गाइस, ठीक है। अब बेटा डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। किसकी बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। तो चलिए डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन अच्छे करो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which absorbed by minimum amount of energy which absorbed by an atom, ठीक है, for removing इलेक्ट्रॉन। और हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां के निकलेंगे बेटा? वैलेंस सेल के हाई एनर्जी सबसेल के, ठीक है, फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा अगर आप जब तक एटम को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दिस कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो बेटा यहां रिक्वायर्ड शब्द डाल दो, रिक्वायर्ड
मिनिमम रिक्वायर्ड, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एब्जॉर्ब बाय एन एटम फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। अब एटम एब्जॉर्ब करेगा तो मैं दे रहा हूं ना बेटा एटम को एनर्जी, हम देंगे, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस एब्जॉर्बेशन एनर्जी एब्जॉर्प्शन से ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक होगा और जो लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्टली रिलीज होगा, सबसे पहले वो रिलीज होगा जो लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर, शब्दों पर ध्यान देना बेटा, फ्रॉम देयर गैसियस स्टेट। तो याद रखना बेटा, जिस भी एटम से एनर्जी आप रिलीज करोगे उस एटम को पहले आपको गैसियस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब देखो बेटा, जो मेटल एटम है या सॉलिड है, नॉन मेटल वैसे रूम टेम्परेचर पे गैस है, नोबल गैस भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, लेकिन मेटल एटम जो है बेटा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। तो जब तक एटम को आप गैसियस फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक आप उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकते, उसके लिए बेटा अलग से और एनर्जी लगती है। कोई सॉलिड एटम है तो उसको पहले गैसियस फॉर्म में लाओ, तब जाके वो एनर्जी रिलीज करेगा। कुल मिला के आईपी हम लोग किस एटम के लिए काउंट करते हैं बेटा, एटम आइसोलेटेड चाहिए। क्या चाहिए? आइसोलेटेड। तो देखो, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझना बेटा अच्छे से डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन है ये, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एब्जॉर्ब बाय एन एटम। अब एन एटम, जो एटम है वो कैसा होना चाहिए बेटा, आइसोलेटेड, सेपरेट होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, बाय एन आइसोलेटेड एटम। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेशन कंप्लीट है, ठीक है बेटा। रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एब्जॉर्ब बाय एन आइसोलेटेड एटम फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर गैसियस स्टेज। तो बेटा एटम किस स्टेट में चाहिए बेटा, गैसियस फेज में। जब तक एटम गैसियस फॉर्म में नहीं होगा आप उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। और एटम कैसा चाहिए बेटा, आइसोलेटेड एटम चाहिए। तो कुल मिलाकर जनरल वे में बात करूं तो किसी सेपरेट या आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जो एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगा, या एटम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अरे मैं प्रोवाइड करूंगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जो एनर्जी एटम के द्वारा एब्जॉर्ब होगी या मेरे द्वारा प्रोवाइड होगी, दिस कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कॉल्ड आयोनाइजेशन, क्योंकि बेटा जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी आर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी टर्म का यूज करो या पोटेंशियल टर्म का यूज करो, एक ही बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी आर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन आप काउंट कर लीजिए। चलिए जल्दी, ठीक है बेटा। रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच एब्जॉर्ब बाय एन एटम, बाय एन आइसोलेटेड एटम। एटम बेटा आइसोलेट चाहिए, किसी के साथ बाइंडेड नहीं चाहिए। फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर गैसियस स्टेट या गैसियस फेज, कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डिनोटेड बाय आईपी, RIE। इसे बेटा आईपी या IE से हम लोग डिनोट करेंगे। इसका सिंबल पूरी केमिस्ट्री में याद रखिएगा। प्लीज काउंट दिस डेफिनेशन गाइस, डेफिनेशन काउंट कर ले सब लोग ईमानदारी के साथ। पीरियाडिक टेबल अभी बनाए आपके सामने, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि बेटा पीरियाडिक टेबल में कोई भी थ्योरी पढ़ाऊं, पीरियाडिक टेबल सामने चाहिए, तब जाके दिमाग में रैपिडली क्लिक होते जाता है, वो कंटिन्यूसली क्लिक होता है। तो बेटा अभी मैं जो सेकंड कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर क्या पढ़ा है बेटा मैंने, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कौन डिसाइड करते हैं बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को कौन डिसाइड करता है बेटा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और सेकंड फैक्टर जो एटॉमिक रेडियस को कंट्रोल करता है वो क्या बेटा, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला कैरेक्टर हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़े,
और उसको डिसाइड करने वाले दो कैरेक्टर पढ़े हम लोगों ने, क्या बेटा, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो साइज छोटा होता है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है और सटीक तैयार होना है सब चीजें, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन, रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर एब्जॉर्ब बाय एन आइसोलेटेड एटम फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर गैसियस स्टेट कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिनोटेड बाय IPR IE। चलिए ठीक है बेटा, अब नीचे लिख रहा हूं बेटा, फॉर एन एटम, ध्यान देना, फॉर एन एटम IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आप, IP या IE इज फॉलोइंग टाइप। जो IP या IE होगा बेटा ये कई प्रकार के हो सकते हैं, फर्स्ट IP, सेकेंड IP, थर्ड IP, ठीक है बेटा। तो बात करेंगे हम लोग नंबर A, फर्स्ट IP, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा किसी भी एटम से आपको पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसी भी एटम से आपको पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, तो जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे या एटम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब, अरे आप प्रोवाइड करेंगे वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, याद रखना। बेटा एक नोट पहले, चलिए तो आप उतार लीजिएगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, फॉर एन एटम IP इज फॉलोइंग टाइप। तो बात कर रहा हूं बेटा मैं फर्स्ट IP की, किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट IP। डेफिनेशन है समझ, एक्चुअल फॉर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन required for removing first electron required absorb energy by atom, required absorb energy by an atom इज फर्स्ट IP। तो बेटे देखो, फॉर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी बाय एन एटम, ठीक है बेटा, इज फर्स्ट IP इज कॉल्ड फर्स्ट IP। तो इसके फर्स्ट IP का जो रिएक्शन होगा देख लो बेटा। बेटा सपोज M इज द एटम, M कोई एटम है बेटा, कोई भी एटम है पीरियोडिक टेबल का, आप A ले लो, X ले लो, Y ले लो, Z ले लो, मैं M ले रहा हूं, ठीक है। इससे बेटा अब जो M एटम है बेटा ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब इससे बेटा आप 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो, तो इस प्रोसेस में बेटा एटम को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको एनर्जी। तो एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इस न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब आप रिलीज करेंगे तो एटम जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या मैं एटम को जितनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा उसे फर्स्ट IP, वो जो वैल्यू होगी बेटा वो फर्स्ट IP कहलाएगी। और आपका जो न्यूट्रल एटम है बेटा M, वो 1+ केटायन में चेंज होगा। तो यहां जो एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब होगी, बाय एन एटम, रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी बाय एन एटम इज कॉल्ड फर्स्ट IP, ठीक है। ये फर्स्ट IP की डेफिनेशन और ये फर्स्ट IP की रिएक्शन। आपका M एटम आइसोलेटेड है बेटा और गैसियस फॉर्म में, सिंगल M इज आइसोलेटेड और गैसियस फॉर्म में, क्योंकि जब तक एटम गैसियस फॉर्म में नहीं आएगा वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। कुछ एटम नेचुरली गैसियस फॉर्म में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एटम सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनको पहले गैसियस फॉर्म में लाएंगे, तब जाके उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे या एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कॉल्ड फर्स्ट IP। अंडरस्टूड? ओके गाइस, ठीक। तो बेटा ये फर्स्ट IP का डेफिनेशन।
अब देखिए बेटा, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? जिसमें सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। हमारी इस पूरी थ्योरी में सिस्टम कौन है बेटा? एटम। एटम या एनर्जी क्या कर रहा है बेटा? एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिस पे मैं वर्क कर रहा हूं, जिस भी थिंग पे मैं वर्क कर रहा हूं, वो कौन है बेटा? एटम। तो एटम पे मैं वर्क कर रहा हूं, तो एटम क्या है? यहाँ सिस्टम है। एटम या एनर्जी क्या कर रहा है बेटा? एब्जॉर्ब कर रहा है। और जिस भी प्रोसेस में एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जिस भी प्रोसेस में एटम एनर्जी को क्या करे बेटा? एब्जॉर्ब करे, दिस कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो याद रखना बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेलिएच एक सिंबल है बेटा केमिस्ट्री में, 11th वाले समझ लो। डेलिएच ये एनर्जी चेंज या हीट चेंज को शो करता है बेटा। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब करके सिस्टम सेकेंड फेज में जा रहा है, यहां देखो बेटा, न्यूट्रल एटम से केटायन में चेंज हुआ। क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर कोई सिस्टम अपने फेज को कन्वर्ट कर रहा है, यहां फेज कैसे कन्वर्ट हो रही है? न्यूट्रल एटम से केटायन में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो एक ऐसी प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बेटा, यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी के लिए जो डेलिएच है, डेलिएच क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। याद रखिएगा, फर्स्ट आईपी के लिए डेलिएच क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। दिस इज फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और यह एनर्जी एटम एब्जॉर्ब कर रहा है, एटम या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए कैसी प्रोसेस है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेलिएच पॉजिटिव जो सिंबल है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा सेकेंड आईपी। सेकेंड आईपी की बात कर रहे हैं हम लोग यहां। चलो नंबर बी, सेकेंड आईपी, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, फ्रॉम एन एटम कॉल्ड सेकेंड आईपी, कॉल्ड सेकेंड आईपी। अब देखिए बेटा, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाले आपने एम एटम से, एम एटम से जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एम एटम का में चेंज हुआ बेटा? एम प्लस में, एम प्लस में चेंज हुआ। आप जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो आप एम प्लस से करेंगे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद न्यूट्रल एटम एम प्लस के टाइम में चेंज हुआ। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो एम प्लस से करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रखे ना बेटा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो, सॉरी, इसका रिएक्शन एम प्लस, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बेटा, या मैं प्रोवाइड करूंगा एनर्जी, और जितनी प्रोवाइड करूंगा उसका अमाउंट किसके इक्वल होगा? सेकेंड आईपी के इक्वल होगा। तो एम प्लस से बेटा आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो एम प्लस काय में कन्वर्ट होगा बेटा? एम टू प्लस के टाइम में, एम टू प्लस। तो यहां जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहां एनर्जी फिर से एब्जॉर्ब करेगा बेटा, कौन? एटम। एटम या एनर्जी फिर से एब्जॉर्ब करेगा जो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो यहां जो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब, एटम के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसे क्या बोलूंगा बेटा मैं? सेकेंड आईपी, सेकेंड आईपी। ठीक है, ये भी बेटा डेलिएच क्या होगा इसके लिए? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी कैसी प्रोसेस है बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आईपी कुल मिला के एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी है फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, फॉर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय एटम, फर्स्ट आईपी। फॉर रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय एन एटम, सेकेंड आईपी। चलो डेफिनेशन लिख लो ये सेकेंड आईपी का। अब थर्ड लिख रहे हैं बेटा, चलिए ये उतार लिया आपने डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन है, फिर वही डेफिनेशन चल रही है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। अब बेटा चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले जल्दी, फिर मैं थर्ड आईपी की बात करूंगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर एन एटम आईपी इज फॉलोइंग टाइप। पहला क्या बेटा? फर्स्ट आईपी। दूसरा क्या बेटा? सेकेंड आईपी। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो मैं हट गया हूं।
जल्दी फटाफट, नोट्स पूरी तैयार चाहिए, ठीक है। और आईपी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, डिटेल डेफिनेशन ये है, ये भी वही डेफिनेशन है शॉर्ट फॉर्म में, बस मैंने यहाँ आइसोलेटेड एटम दिखा दिया हूँ, आइसोलेटेड टर्म लिखा नहीं हूँ। और एटम आपका गैसियस फॉर्म में, आपका जो आयन है बेटा ये भी गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो जो गैसियस स्टेज है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एम जी नीचे ब्रैकेट में, जी किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, गैसियस स्टेट को, ठीक है। अब बात करेंगे, चलो मिटा दूं मैं, अब बात करेंगे बेटा हम लोग थर्ड आईपी, थर्ड आईपी की बात कर रहे हैं बच्चे, चलो। यस, थर्ड आईपी, थर्ड आईपी तो क्या बेटा, फॉर रिमूविंग थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले फर्स्ट ने रिलीज करेंगे, फर्स्ट के बाद फिर सेकेंड रिलीज होगा, फॉर रिमूविंग थर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब भी आप किसी भी नंबर की इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें, एटम में ईच इलेक्ट्रॉन, इन एन एटम ईच इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बाइंडेड है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हो तो अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने में आपको एनर्जी देना पड़ेगा या एनर्जी एटम को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। और जब एनर्जी एटम एब्सॉर्ब कर रहा है तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जो डेली एच पॉजिटिव है बेटा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस का साइन है, सिंबल है, ओके। तो बेटा फॉर रिमूविंग थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिक्वायर्ड एनर्जी, या रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, एक ही बात है, रिक्वायर्ड एब्जॉर्ब एनर्जी बाय एन एटम कॉल्ड थर्ड आईपी, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो, थर्ड आईपी, तो थर्ड आईपी का ये डेफिनेशन हुआ। अब थर्ड आईपी का रिएक्शन देख रहे हैं बेटा, ये सब बेसिक चीजें केमिस्ट्री का। अभी डेली यूज में जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां रिएक्शन में काम आएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि बेटा आगे वाला चैप्टर पीछे वाले चैप्टर पे खड़ा हुआ है, इसलिए आप कोई भी चीज को मिस नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, पाप होगा, ठीक है। तो बेटा आप जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रल एटम से, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आप तो न्यूट्रल एटम M+ केटायन में चेंज हुआ। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M+ से, तो तब वो M2+ केटायन में चेंज हुआ। अब जब थर्ड निकालोगे तो कहां से निकालोगे बेटा, M2+ से निकालेंगे। तो M2+ जो गैसियस स्टेज में बेटा, ठीक है, से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं आप, तो काय में कन्वर्ट होगा M3+ केटायन में, ठीक है। तो यहां जो एनर्जी एब्जॉर्ब फिर से करेगा बेटा, कौन, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तब जाके न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो ठीक है बेटा, तो यहां जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी दिस कॉल्ड थर्ड आईपी। और ये भी कैसा होगा बेटा, डेली एच पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी डेली एच पॉजिटिव मीन्स ये भी क्या है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो किसी एटम से आप चाहे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे सेकंड निकालो, चाहे थर्ड निकालो, चाहे फोर्थ निकालो, चाहे फिफ्थ निकालो। फोर्थ आईपी भी हो सकता है, फिफ्थ आईपी भी हो सकता है, सिक्स्थ आईपी भी हो सकता है, लेकिन मैं कहां तक काउंट कर रहा हूं बेटा, थर्ड आईपी तक, आगे अंडरस्टूड है, ठीक है। चलिए, तो आप ये जो मेरी हेडिंग थी, ध्यान दे रहे इधर, ये छोटे, ये जो हेडिंग है बच्चे, क्या है बेटा, फॉरेन एटम आईपी इज फॉलोइंग टाइप या वेरियस टाइप, वेरियस टाइप लिख सकते हो आप। वेरियस टाइप में फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, यू मे बी काउंट फोर्थ आईपी, फिफ्थ आईपी, सिक्स्थ आईपी, डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई है। लेकिन थर्ड आईपी तक बेटा हम लोग काउंट करते हैं जनरली, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक नोट डाल देना बेटा इधर। अब देखिए बेटा, जो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं आप, एम एटम, न्यूट्रल एटम से कर रहे हो, सेकेंड किससे कर रहे हो आप,
M+ से कर रहे हो, थर्ड किससे कर रहे हो आप, M2+ से कर रहे हो। आप मुझे बताइए कहां ज्यादा एनर्जी लगेगी। कल ही पढ़े, इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हूं, कहां ज्यादा एनर्जी लगेगी, जहां साइज छोटा होगा, क्योंकि साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा तो एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, एट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। और लगी एनर्जी क्या है बेटा, Ip। तो मेरी बात समझो, तो बेटा फर्स्ट Ip है, सेकेंड Ip है, थर्ड Ip। देखो बेटा, न्यूट्रल एटम से आप फर्स्ट Ip करोगे, सेकेंड Ip कौन सो करेगा बेटा, M+, थर्ड Ip कौन सो करेगा बेटा, M3+। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फर्स्ट Ip है, सेकेंड Ip है, थर्ड Ip है, आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। पहला निकालने के बाद फिर सेकेंड निकालोगे तो M+ से निकालोगे। सेकेंड निकालने के बाद जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M2+ से निकालोगे। तो कहां एनर्जी ज्यादा लगेगी, आपको बताया था बेटा मैंने कि जो साइज है, ये न्यूट्रल एटम, ये उसका मोनो प्लस केटायन, उसका है डाई प्लस केटायन या बाई 2+ केटायन, M1+ M2+। साइज मैंने बताया था बेटा कि P/E रेशियो के इनवर्स होता है। यहाँ P/E रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ P/E रेशियो 1 होगा क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल है, या P/E रेशियो 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, या P/E रेशियो 1 से बहुत बहुत ज्यादा होगा। और जब P/E रेशियो बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा तो एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उस फोर्स को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो कुल मिला के बेटा अगर मैं बात करूं फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip, थर्ड Ip, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के लिए फर्स्ट Ip है, सेकेंड Ip है, थर्ड Ip है, तो हमेशा किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, थर्ड Ip। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा निकालोगे तो केटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होता है और 2+ का साइज M+ से भी छोटा होता है। और साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उस फोर्स को ब्रेक करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो अंडरस्टूड है बेटा, फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip और थर्ड Ip में हमेशा ग्रेटर वैल्यू किसकी होगी बेटा, थर्ड Ip की, फॉर एनी पर्टिकुलर एटम। ठीक है, फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip, थर्ड Ip। वाई, बिकॉज फर्स्ट Ip कौन सो कर रहा है, M, सेकेंड Ip कौन सो करेगा, M+, और थर्ड Ip कौन सो करेगा बेटा, M3+। तो याद रखिएगा इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है बेटा, साइज। ठीक है, इस डायरेक्शन में साइज बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा बेटा, न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स या Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो साइज के इनवर्स होता है बेटा Ip। जिस एटम का साइज बढ़ा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स को ब्रेक करने में, न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करने में एनर्जी उतनी कम। साइज छोटा, वैलेंस सेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम, न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा, ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी। तो कुल मिला के याद रखना बेटा, फर्स्ट Ip ऑलवेज लेस देन सेकेंड Ip, सेकेंड Ip ऑलवेज लेस देन थर्ड Ip फॉर एनी पर्टिकुलर एटम, किसी एक सिंगल एटम के लिए। तो ये याद रख लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट। और नोट में एक बार, Ip इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बेटा एनर्जी इसमें एटम क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब। Ip इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक शब्द को एक नंबर के लिए अंडरलाइन कर दो, एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलिए पूरा छाप लीजिए। ये मेरी सेकेंड हेडिंग थी बेटा। पहली हेडिंग मैंने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन दिया। सेकेंड हेडिंग में फॉर एन एटम Ip इज वेरियस टाइप, फर्स्ट Ip, सेकेंड Ip और थर्ड Ip। और तीनों Ip को कंपेयर करो, थर्ड Ip ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा तो एटम का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, उसको ब्रेक करने में रिक्वायर्ड एनर्जी विच एब्जॉर्ब बाय एटम
ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? छाप लो पूरा, ध्यान देना अच्छे से। बेटा आप बात कर रहे हैं सेकेंड आईपी पे चल रहे हैं बेटा हम लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे चल रहे हैं। फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी मैंने क्लियर कर चुका हूं आपको। अब मैं बात कर रहा हूं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ आईपी। ठीक है बेटा, अफेक्टिंग फैक्टर फॉर आईपी। बेटा जब भी आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन, ये जितने एटम्स है बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो कौन कौन सा फैक्टर आईपी को कम या ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या किसी एटम का आईपी कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, बहुत ही होश के साथ अलर्ट होके सुनेंगे आप। एक बात सुन लो बेटा, मुझे इस पूरे चैप्टर में 4, ये मैंने आपको एक बार याद दिलाया हूं, बताया हूं, एक बार और याद दिला देता हूं। 4 प्रॉपर्टीज काउंट करना है बेटा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एटॉमिक रेडियस, जो काउंट हो चुकी है इसके प्रीवियस लेक्चर में। सेकंड चल रहा है बेटा मेरा आईपी। थर्ड है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो थर्ड प्रॉपर्टी काउंट करेंगे। और फोर्थ है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान देना। तो बेटा जो तीनों के तीनों कैरेक्टर्स है, एटम के 4 कैरेक्टर हमारे इस चैप्टर की जान है, पूरी केमिस्ट्री की जान है, जिन पर केमिस्ट्री खड़ी है। आगे बाइंडिंग, पूरे पीरियोडिक टेबल पर बाइंडिंग खड़ा है, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी है। तो बेटा याद रखना 4 कैरेक्टर जान है बेटा, हमारी पूरी केमिस्ट्री की जान है। सुन लो अच्छे से। अब देखिए बेटा, जो ये 3 कैरेक्टर्स है, ये तीनों के तीनों आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बेटा एटॉमिक रेडियस के इनवर्स है। ये फोर्थ जो कैरेक्टर है कौन सा बेटा, एटॉमिक रेडियस के इनवर्स चलते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा उस डायरेक्शन में तीनों कम होंगे, और जिस डायरेक्शन में एटॉमिक रेडियस कम होगा उस डायरेक्शन में ये तीनों बढ़ेंगे, उसके इनवर्स चलते हैं। लेकिन बेटा एक बात और, अब ये जो 2 कैरेक्टर है आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एटॉमिक रेडियस के इनवर्स तो होता ही है, लेकिन एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, एक एक्सेस फैक्टर है। वो है बेटा कि जिस वैलेंस सेल से आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो, वो वैलेंस सेल का सबसेल फुलफिल या हाफ फिल तो नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब अब्बाउ रूल का एक्सेप्शन पढ़ा रहा था कि फुलफिल और जो हाफ फिल सबसेल होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, एबनॉर्मली स्टेबल होते हैं। और जब कोई सबसेल स्टेबल होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो वहाँ ये साइज का फंडा फेल हो जाता है। फिर से एक बात, 4 कैरेक्टर पढ़ना है, उसमें से जो तीनों कैरेक्टर है एटॉमिक रेडियस के इनवर्स चलते हैं। रेडियस कम होगी ये तीनों कैरेक्टर बढ़ेंगे, रेडियस ज़्यादा होगी तीनों कैरेक्टर कम होंगे। लेकिन ये जो 2 कैरेक्टर है आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक और सेकेंड फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। वो फैक्टर यह है कि जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो उसके आउटर मोस्ट सेल के जो सबसेल है वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है, क्योंकि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल होते हैं दे आर हाईली स्टेबल, और उनके स्टेबल होने के कारण उनमें आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर वो इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इन पर चर्चा करना है बेटा हमको। तो ये बात क्लियर हो गई। तो सीधे सीधे बात करूं मैं, फॉलोइंग 3 फैक्टर्स या कैरेक्टर कर देते हैं बेटा। फॉलोइंग 3 कैरेक्टर ऑफ एटम डन इफेक्ट ऑन आईपी। तो 3 कैरेक्टर क्या है या 3 प्रॉपर्टीज क्या है? मैंने तो बेटा अभी एटॉमिक रेडियस की बात की, लेकिन 3 क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। पहला एटॉमिक रेडियस, ठीक है बेटा, मैं यहां 2 कर देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तीसरा इसमें जोड़ दूंगा मैं, एटॉमिक रेडियस, आईपी जो है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक रेडियस के इनवर्स है। ये पहला फार्मूला लिख दो। मीन्स एटॉमिक रेडियस सीधे सीधे बेटा, ये न्यूक्लियर, ये आपका कोई एटम है, ये उसकी रेडियस है। दूसरा ये एटम है बेटा, उसकी ए रेडियस है। ये 2 सेल है,
ये 2 सेल वाला एटम है, ये 3 सेल वाला एटम है। तो 3 सेल वाले एटम की रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स की स्ट्रेंथ कम है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी। और बेटा जब साइज छोटा होता है, जो लेफ्ट टू राइट छोटा, आपको मालूम है कि साइज लेफ्ट टू राइट छोटा होता है, तो ध्यान देना लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, यहां भी नंबर ऑफ सेल 2 है और यहां भी नंबर ऑफ सेल 2 है, लेकिन ये साइज छोटा है, साइज छोटा है तो फिर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा, फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो कुल मिला के बेटा जितने बड़े एटम होते हैं, और एटम को बड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सीधे सीधे आईपी इनवर्स टू एटॉमिक रेडियस, या आप बोल सकते हैं अब एटॉमिक रेडियस इजिकल टू क्या होता है बेटा? देखो समझना, आईपी इनवर्स टू एटॉमिक रेडियस या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही टर्म है, ये सेम टर्म है, क्योंकि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस कब बढ़ती है? जब नंबर ऑफ सेल बढ़ता हो। नंबर ऑफ सेल बढ़ना मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना, सब पढ़ चुके हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो दोनों सेम टर्म बेटा। आर करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, वो जो 3 फैक्टर और 2 कर रहा हूं मैं, उसको यहां एक फैक्टर आईपी इनवर्स टू, सेकेंड डाल दे, 3 कर देते ना यार, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये दोनों फैक्टर सिमिलर इफेक्ट डालते बेटा, इसको पकड़ लो तो इसको इस फैक्टर से काउंट करोगे तो इस फैक्टर की जरूरत नहीं है, या इस फैक्टर को आप इस फैक्टर से अगर आईपी काउंट करना चाहते हो फिर इस फैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। आईपी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है बेटा? इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा दोनों से आप कर सकते हैं। अब 1 मिनट, 3 फैक्टर कर दिया मैंने, 2 की जगह 3 कर दिया हूं, ठीक है। तो आईपी इनवर्स टू एटॉमिक रेडियस बोलो या इनवर्स टू स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, टॉप टू बॉटम चलने पर बेटा नंबर ऑफ सेल बढ़ते, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, किसकी स्ट्रेंथ? न्यूक्लियर फोर्स की, रिमूव करने में एनर्जी कम लगेगी। दूसरा बेटा आईपी प्रोपोर्शनल टू बोल रहा हूं, प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है बेटा? इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स किधर बढ़ता है बेटा? लेफ्ट टू राइट। क्यों लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है? कांस्टेंट है। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 by 1 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो 1 by 1 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस के करीब आएगा, डिस्टेंस कम होगा, न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो कुल मिला के आईपी लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है इसलिए आईपी बढ़ेगा, या लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है इसलिए साइज छोटा होगा इसलिए आईपी बढ़ेगा, एक ही बात है। टॉप टू बॉटम इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है तो आईपी कम होगा, या स्क्रीन इफेक्ट बढ़ रहा है इसलिए आईपी कम होगा, ठीक है। ये दोनों फैक्टर एक ही साथ काउंट कर ले, मैंने इसलिए 2 लिखाया था, आप इससे ले लो या इससे ले लो, सिमिलर है, ठीक है। और बेटा जो थर्ड फैक्टर है एज वेल एज, थर्ड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये जो थर्ड फैक्टर है इन दोनों फार्मूले में एक्सेप्शन लेके आ सकते, दोनों फार्मूले सेम ही हैं। एज वेल एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एज वेल एज एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, आईपी बढ़ेगा, ठीक है। फार्मूला ये लगा लो या ये लगा लो, एक ही बात है, क्योंकि बेटा जो जेड इफेक्टिव है ये भी एटॉमिक रेडियस के क्या है बेटा? इनवर्स है। तो दोनों फार्मूले में एटॉमिक रेडियस आ रही है इसलिए दोनों फार्मूले सिमिलर माने जाते हैं, ठीक है। एज वेल एज एटॉमिक रेडियस एंड जेड इफेक्टिव, ठीक है,
जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आईपी आल्सो डिपेंड ऑन, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आईपी आल्सो डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। सबसेल क्या है बेटा, एसपीडीएफ, जो आउटर मोस्ट सेल के सबसेल है, आउटर मोस्ट सेल के बच्चे सबसेल, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं बेटा, दो सबसेल, बहुत ही प्यारी लाइन, इसको पकड़ लिए तो जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है आईआईटी तक आते हैं वो पूरे बन जाएंगे। दो सबसेल, ठीक है, विच फाउंड इन हाफ फील्ड, ठीक है बेटा। हाफ फील्ड में कौन कौन होते हैं बेटा, देखो एस, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है तो यस का फुल फील्ड 2 है, यस का हाफ फील्ड 1 है। ये यस हाफ फील्ड में, यस का हाफ फील्ड स्टेबल नहीं है बेटा, अनस्टेबल है। हाफ फील्ड में कौन कौन से, P3 D5 F7, ठीक है, क्योंकि यस का हाफ फील्ड स्टेबल नहीं होता, P D और F का हाफ फील्ड स्टेबल होता है। दो सबसेल विच फाउंड इन हाफ फील्ड स्टेट P3 D5 F7 लिख दे रहा हूं मैं, एंड फुलफिल्ड फेज, ठीक है बेटा। फुलफिल में कौन, S2 P6 D5 D10, ठीक है। ये बेटा फुलफिल में ये 4 स्टेबल है, और हाफ फील्ड में P D और F स्टेबल होते हैं, फुल फील्ड में S P D और F स्टेबल होते हैं, F14 सॉरी, ठीक है। दो सबसेल विच फाउंड इन हाफ फील्ड आर कर रहा हूं बेटा, फुलफिल फेज, दीज आर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली हाई स्टेबल, देयरफॉर required absorb energy, required energy from such subcell, required energy from such subcell for removing electron, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन, अब क्या लिख रहा हूं ध्यान देना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ रही, ग्रेटर देन नियरेस्ट, अच्छे समझ लें इस लाइन को, ग्रेटर देन नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम। अब देखिए बेटा, जनरली एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आईपी ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज छोटा होने में जेड इफेक्टिव ज्यादा होना। देखो जनरली एटॉमिक साइज छोटा होता है तो आईपी बढ़ता है, लेकिन दो सबसेल विच फाउंड इन, किसी एटम में के आउटर मोस्ट सेल में ऐसे सबसेल है, दो सबसेल विच फाउंड इन हाफ फील्ड में P3 D5 F7 स्टेबल है, आर फुलफिल्ड S2 P6 D5 F, दीज आर कंपैरेटिवली, जब कंपेयर करते बेटा अदर इलेक्ट्रॉनिक फेज से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
हाई स्टेबल, देयरफॉर रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम सच सबसेल फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम। मीन्स बेटा अगर ऐसे एटम जिनका साइज बड़ा है लेकिन उनके आउटर मोस्ट सेल्स में जो सबसेल है जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेज में है, तो अपने स्मॉल साइज वालों से, नियरेस्ट स्मॉल साइज वालों से भी ये ज़्यादा आईपी शो करते हैं। नियरेस्ट स्मॉल साइज म्हणजे खुद बड़े हैं लेकिन नियरेस्ट स्मॉल साइज वालों से भी ज़्यादा आईपी शो करते हैं। कब? यदि उन एटम में आप ऐसे सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड फेज में है या स्टेज में है। मीन्स बेटा ये जो फार्मूला है ये फ्लॉप हो सकता है। फार्मूला क्या है कि एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आईपी ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आईपी ज़्यादा होगा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को फ्लॉप कौन करेगा बेटा? कुछ बड़े साइज वाले एटम इस फार्मूले को फ्लॉप कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बड़े, ऐसा बोल देता हूँ मैं, जनरली ऐसा समझा रहा हूँ, जनरली छोटे साइज वाले एटम का आईपी, अच्छे समझना बेटा आखिरी पॉइंट, जनरली छोटे साइज वाले एटम का आईपी बड़े साइज वाले एटम से ज़्यादा होगा। लेकिन कभी कभी ये सेकेंड फैक्टर आ जाता है बीच में। कभी कभी जो बड़े साइज वाले एटम है उनका आईपी नियरेस्ट, कहाँ है नियरेस्ट शब्द, नियरेस्ट स्मॉल साइज वाले एटम से भी ज्यादा हो सकता है। कब? जब उस बड़े साइज वाले एटम में आप ऐसे सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंडीशन में है, तो वो जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है वो हाई स्टेबल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद नहीं करता तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा जबकि उसका साइज बड़ा है। तो बेटे ये जो थर्ड फैक्टर है, इन दोनों फार्मूले में, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, अलग अलग ढंग से लिखा हूँ मैं, एक्सेप्शन ला देता है। तो बेटे ये मैंने फैक्टर पढ़ाया हूँ और ये नोट करके जरूर लिखना बेटा। एज वेल एज एटॉमिक रेडियस एंड जेड इफेक्टिव, आईपी आल्सो डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। और ये जो सबसेल की स्टेबिलिटी बेटे दोनों फार्मूले में एक्सेप्शन लेके आ जाएगी। वैसे दोनों फार्मूले पूरे पीरियोडिक टेबल में काम करते हैं कि आईपी एटॉमिक साइज के छोटा के इनवर्स होता है। तो टॉप टू बॉटम बेटा आईपी कम होगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है जनरल वे में। लेफ्ट टू राइट हेलोजन ग्रुप तक, लेफ्ट टू राइट हेलोजन ग्रुप तक साइज छोटा हो रहा है तो आईपी कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, कहाँ से पता चलेगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। वो भी डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल के सबसेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, भला ही उनका साइज बड़ा हो। किससे ज़्यादा लगेगी? नियरेस्ट स्मॉल साइज वाले एटम से। तो इसको मैं प्रूव करूंगा, ये लाइन आपको क्लियर होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोगों ने आईपी पढ़े, आईपी का डेफिनेशन पढ़े, आईपी के टाइप पढ़े और आईपी के अफेक्टिंग फैक्टर पढ़े। अब आईपी का बेटा ट्रेंड देखना है, इसकी पीरियोडिसिटी देखना है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ओके गाइस, ठीक है बेटा।